हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स में लिक्विड लिमिट के बारे में स्टडी करेंगे। ये लिक्विड लिमिट होती क्या है, पहले इसको जान ले। एक्चुअली लिक्विड लिमिट वो पॉइंट होता है जब हमारा वाटर कंटेंट एक ऐसे वाटर कंटेंट पे पहुंच जाए जिसको हम लिक्विड लिमिट कह रहे हैं, जब हमारा सॉइल बिल्कुल प्रैक्टिकली इन लिक्विड स्टेट बन जाए। मतलब वो वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल प्रैक्टिकली एक लिक्विड स्टेट में बन जाए, लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाए, उस वाटर कंटेंट को हम कहते हैं लिक्विड लिमिट। उसी को हम यहां पे WL से डिनोट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं जब कह रहा हूं लिक्विड लिमिट पे ऐसा बिहेव करने लग जाता है तो मतलब यहां पर WL भी इंक्लूडेड है। ज्यादातर जो जंक्शन पॉइंट्स होते हैं उस पे हमको कंफ्यूजन होती है कि वो किस में आएंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जो ये लिक्विड लिमिट वाला पॉइंट है ये इसमें इंक्लूडेड है। इस वाले फेज में जो मैंने इधर लिखा ना, लिक्विड लिखा मैंने, तो WL इसमें इंक्लूडेड है कि मतलब WL के ऊपर लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाएगा हमारा सॉइल। हाँ, WL के ऊपर तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा, पर WL के ऊपर भी वो लिक्विड लिमिट, वो लिक्विड स्टेट में माना जाएगा। राइट, लिक्विड लिमिट के ऊपर भी हमारा सॉइल लिक्विड स्टेट में माना जाएगा। और ये देखा गया है कि हाँ, लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाता है हमारा सॉइल, पर एक बहुत ही थोड़ी रेजिस्टेंस, बहुत छोटी रेजिस्टेंस, जिसको हम कह रहे हैं इन्फिनिटेसिमल रेजिस्टेंस। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनिटेसिमल बहुत छोटा नंबर। एक इन्फिनिटेसिमल रेजिस्टेंस हमारा सॉइल प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फ्लो। कितनी? 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारा सॉइल अगेंस्ट द फ्लो एट लिक्विड लिमिट। राइट, तो ये जो फिगर है ये आपको याद होनी चाहिए कि एट लिक्विड लिमिट आर सॉइल प्रोवाइड इन्फिनिटेसिमल, इन्फिनिटेसिमल बहुत छोटी, इन्फिनिटेसिमल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो, और वो होती है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, अब अगर हम अपने सेकंड पॉइंट पर आए, वो कहता है दैट लिक्विड लिमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। अब ये कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी का ये मतलब होता है कि जब हमने हमारे सॉइल के ऊपर कोई लोड लगाया तो उस लोड लगाने की वजह से हमारा सॉइल कितना दब जाता है, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। राइट, तो ये देखा गया है कि जितनी ज्यादा लिक्विड लिमिट उतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी। मतलब जितनी ज्यादा लिक्विड लिमिट उतना ही ज्यादा हमारा सॉइल दबता है जब हम लोड अपने सॉइल के ऊपर लगाएं। कोई लोड अपने सॉइल के ऊपर प्लेस करें, घर बना रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग बना रही है, जो भी बना रहे हैं, लोड तो लगा ही रहे हैं ना, जो भी बना रहे हैं उसके ऊपर। तो लोड लगाने पर जितना ज्यादा दबता है हमारा सॉइल, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि लिक्विड लिमिट कितनी है। जितनी ज्यादा लिक्विड लिमिट उतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी, उतना ज्यादा सॉइल दबेगा। और अगर लिक्विड लिमिट कम तो कम दबेगा, कम कंप्रेसिबिलिटी होगी। राइट, अब बात आती है कि इस लिक्विड लिमिट का हम पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, लिक्विड लिमिट के बारे में पढ़ लिया कि ये क्या क्या होता है, पर इसका पता कैसे लगाएं हम कि इसकी वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली कितनी वैल्यू हमारे इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए, जिसका हमको पता लगाना है। तो वो हम पता लगाते हैं बाय कैसेग्रांडेस एपरेटस। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो भी ये हमारी लिमिट्स हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकी लिमिट, इनको पता लगाने का तरीका ए कैसेग्रांडे ने दिया था। इसलिए इन लिमिट्स का जो हम नाम है उनके नाम के पीछे लगाते हैं उनको ऑनर करने के लिए, ए कैसेग्रांडे को। राइट, ए एटरबर्ग। तो इसलिए इन लिमिट्स को हम एटरबर्ग लिमिट्स का नाम देते हैं। राइट, तो ये तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसेग्रांडेस एपरेटस से हम लिमिट्स का पता लगाते हैं, पर जो चीज सामने सीधा सीधा दिख रही है उसको तो देख लें। वो क्या कि लिक्विड लिमिट के ऊपर हमारा जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी पे शिफ्ट कर जाता है जब ऑफ कोर्स वाटर करंट को हम कम कर रहे हैं। राइट, ऐसे जा रहे हैं। तो लिक्विड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी पे
कन्वर्ट हो जाएगा एट लिक्विड लिमिट। ऑफ कोर्स लिक्विड लिमिट पे तो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, जब थोड़ा सा लिक्विड लिमिट से कम हो गया तो फिर हम कह देंगे प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में हमारा सॉइल आ गया। तो हम ये कह देते हैं दैट एट लिक्विड लिमिट सॉइल ट्रांजिशंस फ्रॉम लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। और उल्टा भी कह सकते हैं, वाइस वर्सा भी है ये, क्या कि लिक्विड लिमिट के ऊपर सॉइल प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी पे जा रहा है। कब? जब हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहे होंगे। इंक्रीज करते 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 जब लिक्विड लिमिट पे पहुंच गया तो प्लास्टिक से लिक्विड स्टेज पे आ जाएगा, और डिक्रीज करते करते इधर वाटर कंटेंट था, डिक्रीज करते करते लिक्विड लिमिट पे आ गया, तो अभी तो ये लिक्विड स्टेज में होगा, पर अगर थोड़ा सा भी कम किया तो फिर ये प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। लिक्विड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से लिक्विड, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे इस लिक्विड लिमिट का हम पता कैसे लगाते हैं। अब जैसे हमने बात की कि हम लिक्विड लिमिट का पता कैसेग्रांडेस एपरेटस से लगाते हैं। अब इस कैसेग्रांडेस एपरेटस में हम करते क्या हैं? उसमें हम ये करते हैं कि हम हमारे सॉइल को उसमें ना कुछ हम वाटर मिला देते हैं, ठीक है। हमारे सॉइल को लेके ओवन ड्राई सॉइल ले लेंगे हम, ठीक है, उसमें कुछ पानी मिला देंगे, ठीक है, वाटर उसमें मिक्स कर दिया, वाटर मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेंगे। पेस्ट सा बन ही जाएगा, क्यों? क्योंकि हम फाइन ग्रेन सॉइल की बात कर रहे हैं। फाइन ग्रेन सॉइल की आपस में कोहेजन होती है, क्योंकि उसके आपस में कोहेजन होती है इसलिए एक पेस्ट सा बन जाएगा, राइट। जैसे आपका जब गड़ा बनता है तब भी तो एक पेस्ट सा बना होता है, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में कोहेसिवनेस होती है। जो क्ले वहां पे इस्तेमाल करते हैं गड़े बनाने के लिए, तो उसमें क्योंकि कोहेसिवनेस होती है तो पेस्ट सा वहां पर भी बन जाता है। जब वो पेस्ट को एक हम शेप में मोल्ड कर देते हैं तो गड़ा बन जाता है, जब उसको सुखा लेते हैं तो गड़ा, उसको हम यूज कर लेते हैं गड़े को, राइट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक पानी मिला के हमारे सॉइल में हमने एक पेस्ट सा तैयार कर लिया, ठीक है। उस पेस्ट को हम एक कटोरी होती है हमारी ब्रास की, उसमें फिल कर देते हैं, ठीक है। इस ब्रास की जो कटोरी है इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कप। ब्रास का है तो ब्रास कप, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे कि सॉइल को ब्रास के कप में हमने डाल दिया, ठीक है। ब्रास के कप में डालने के बाद जो ये सॉइल, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, जो सॉइल को हमने ब्रास के कप में डाला उसे हम कहते हैं पैट ऑफ सॉइल फिल्ड इन अ ब्रास कप, ठीक है। जो सॉइल का पेस्ट सा हमने बना लिया और थोड़ा सा जो ले लिया सॉइल, उसे हम कहते हैं पैट ऑफ सॉइल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पैट ऑफ सॉइल, पैट ऑफ सॉइल, ठीक है। जो थोड़ा सा ले लिया सॉइल उसको हमने ब्रास के कप में फिल कर दिया, उसको हम कह देंगे दैट पैट ऑफ सॉइल इज फिल्ड इन अ ब्रास कप। अब क्या करेंगे? अब इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम से ये चीज समझाऊंगा, जो एक्चुअली डायग्राम बनी हुई है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट की फोटो खींची हुई है, उससे मैं आपको समझाऊंगा, राइट। तो ये आप देखिए, उसके लिए आप देखिए कि ये जो मैं आपको कटोरी की बात कर रहा हूं, ये है वो कटोरी, राइट, जिसमें हमने फिल की है, अपना पेस्ट सा बना लिया, राइट, अपना पेस्ट सा बना लिया। इस डायग्राम को रेफर कीजिए फिलहाल। एक पेस्ट सा हमने बना लिया, राइट, सॉइल का। उसको हमने, जो ये ब्रास का कप है, ब्रास का कप, इसमें हमने इस पेस्ट को फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमने क्या किया, हमने ये जो हमारे टूल्स हैं, कैसेग्रांडेस टाइप टूल जो फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला आप देख सकते हो ये है ASTM टाइप टूल। पर हम जो इंडिया में टूल्स यूज करते हैं दैट इज कैसेग्रांडेस टाइप टूल। ये वाला जो फर्स्ट वाला आपको नजर आ रहा है कैसेग्रांडेस टाइप टूल, इसी को हम इंडिया में इस्तेमाल करते हैं। जो ASTM टाइप टूल है इसको हम अमेरिका में यूज करते हैं। जब हम इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टेस्ट करेंगे तब कैसेग्रांडेस टाइप टूल की जरूरत पड़ेगी, और जब हम अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टेस्ट करेंगे तो ASTM टाइप टूल की हमें जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हालांकि आपको दोनों का पता होना चाहिए कि कैसेग्रांडेस टाइप टूल और ASTM टाइप टूल दोनों का यूज हम लिक्विड लिमिट को डिटरमिन करने के लिए करते हैं। पर इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं तो वो है कैसेग्रांडेस टाइप टूल, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस कैसेग्रांडेस टाइप टूल से हम, क्योंकि हम इंडिया में टेस्ट कर रहे हैं,
तो इस कैसेग्रांडेस टाइप टूल से हम एक जो हमने हमारा सॉइल ये वाला बना लिया था ना, ये वाला, इसमें ब्रास के कप में हमने एक पैट ऑफ सॉइल फिल कर दिया था, इसको हम इस जो कैसेग्रांडेस टाइप टूल है इसके बीच में, सॉइल के बीच में इस कैसेग्रांडेस टूल से इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करते 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 पूरा एंड तक एक ग्रूव कट कर देंगे। ग्रूव मतलब खाली सी जगह बन जाएगी इस सॉइल के बीच में, जैसे आप देख पा रहे हो, आपको खाली जगह दिख भी रही होगी, तो एक ग्रूव कट हो जाएगी हमारे इस सॉइल में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जब ग्रूव कट हो गई इस कैसेग्रांडेस टाइप टूल से, तो एक हैंडल लगा होता है, ये जो आपको ब्लैक सा नजर आ रहा होगा ना इधर, ये हैंडल है जो कैसेग्रांडेस apparatus के ऊपर लगा हुआ है। इस हैंडल से हम हैंडल को घुमा के, हैंडल को बारी बारी घुमाएंगे। एक बार हैंडल को घुमाने से ये जो हमारा ब्रास का कप है ये ऊपर उठेगा और नीचे गिरेगा, राइट, नीचे ऐसे धड़म से गिरेगा। किसके ऊपर, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है ना कटोरी के नीचे, ये एक रबर बेस बना हुआ है कैसेग्रांडेस apparatus पे। ठीक है, ये पूरे apparatus को हम कैसेग्रांडेस apparatus कहते हैं। ये जो आपको ब्लैक सा नजर आ रहा है, राइट, ये रबर का बेस है। ये भी स्टैंडर्ड होता है, जो जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब कुछ स्टैंडर्ड है। मटेरियल और जो भी बेस, सब कुछ स्टैंडर्ड होता है हमारे पास जब हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रबर बेस हमारा होता है। उस रबर बेस से उस रबर बेस के ऊपर जब हम अपना ये हैंडल को घुमाते हैं, तो उस रबर बेस से, राइट, ये थोड़ा शेडो पड़ रही है, बट आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम हैंडल को घुमाएंगे तो इस रबर बेस के ऊपर कटोरी पहले ऊपर उठेगी और फिर नीचे गिरेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हम हमारे जो ब्रास का कप है उसको इंपैक्ट दे रहे हैं, राइट, उस इंपैक्ट को हम कहते हैं ब्लो दे रहे हैं, राइट। तो इससे हम बारी बारी जब हैंडल घुमा के अपनी कटोरी को उठाते हैं और फिर नीचे गिराते हैं अपने रबर बेस के ऊपर, तो हम कह रहे हैं कि हम ब्लोज दे रहे हैं हमारे सॉइल को जो कि ब्रास कप में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम बारी बारी हैंडल को घुमाते हैं, हमारी कटोरी ऊपर उठती है फिर नीचे गिरती है, राइट, ब्रास कप ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। ऐसे बारी बारी, एक बार ऐसे गिरने से एक ब्लो, दो बार गिरने से दूसरा ब्लो, तीन बार गिरने से तीसरा ब्लो। इससे ब्लो से क्या होगा कि जो हमारा सॉइल है उसके ऊपर एक इंपैक्ट पड़ेगा और जो हमने ग्रूव कट की थी, खाली जगह बन गई थी, वो धीरे 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 सॉइल फिल करने लग जाएगा, उसको फ्लो करने लग जाएगा हमारा जो सॉइल है। ठीक है, वो फ्लो करने लग जाएगा और जो ये खाली जगह है उसको फिल करने लग जाएगा। अब फिल करने लग जाएगा, कर जाएगा, ठीक है, बारी बारी ब्लो देते रहेंगे और फिल करता रहेगा। अब हमको जब कैलकुलेट करना है, जब ये जो ग्रूव हमने कट की हुई है ये पूरी तरह जब ये फिल हो जाएगी, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस है ना, तो जैसे जैसे हम ब्लो दे रहे हैं ये ग्रूव फिल हो रही है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो ये ग्रूव है ये फिल हो जाएगी, तो जितने नंबर ऑफ ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्रूव फिल हो जाती है, राइट, ये वाली ग्रूव जिसको मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ये वाली ग्रूव जितने नंबर ऑफ ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग फिल हो जाती है उतने नंबर ऑफ ब्लोज आपको काउंट कर लेने हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज आ गए। उतने नंबर ऑफ ब्लोज जब आपने आ गए तो उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब मैं आता हूं वापस अपने जो ब्लैक बोर्ड पे। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमको ग्रूव जब फिल हो जाएगी पूरी तरह, राइट, जो अभी खाली जगह है वो पूरी तरह फिल हो जाए, ठीक है, ऑफ कोर्स नीचे से ही वो फिल होती है, तो जब वो फिल हो जाएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने नंबर ऑफ ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग वो ग्रूव फिल हो गई उसको हमने नोट कर लेना कि वो कितने नंबर ऑफ ब्लोज आ गए। अब बात आती है कि इस सब में लिक्विड लिमिट का तो हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया कि वो क्या होगा, तो अब मैं आपको बताता हूं कि नंबर ऑफ ब्लोज आपने काउंट किए। लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज जिसपे वो जो ग्रूव है वो क्लोज हो रही है, दैट इज 25। ठीक है ना, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग जब हमारी ग्रूव क्लोज होगी तो उस वाटर कंटेंट को हम कहेंगे दैट दिस वाटर कंटेंट इज लिक्विड लिमिट।
ऑफ आवर सॉइल। ठीक है, तो ये होती है हमारी लिक्विड लिमिट। अब बात ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने पानी मिलाया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 25 नंबर ऑफ ब्लोज आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पता नहीं चलता। तो ये हम उसके लिए क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वाटर कंटेंट, वो तो हमको पता ही है, हमने पानी मिलाया है, पानी का वे करके हम उसको पानी को मिला रहे हैं, तो वेट ऑफ वाटर हमें पता है। ओवन ड्राई सॉइल हमने कितना लिया, वेट ऑफ सॉलिड भी हमको पता है, तो वाटर कंटेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो उस वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ ब्लोज पे वो जो ग्रूव है वो क्लोज हो रही है, उसको भी हम नोट कर लेंगे। वाटर कंटेंट नोट कर लिया, नंबर ऑफ ब्लोज जिस पे वो ग्रूव क्लोज हो रही है उसको नोट कर लिया। अब डिफरेंट वाटर कंटेंट पे हमने अपना टेस्ट परफॉर्म किया और उस वाटर कंटेंट पे कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे ग्रूव को क्लोज करने के लिए उसको नोट कर लिया। ऐसे नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने ले ली वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज की जो ग्रूव को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ रीडिंग्स लेके हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसा ग्राफ, ये मैं आपको बताता हूं, पर उससे पहले एक और बात का मैं जिक्र कर दूं कि जब हम नंबर ऑफ ब्लोज दे रहे थे जिससे हमारा ब्रास कप ऊपर उठ के फिर नीचे गिर रहा था, उसकी भी जो हाइट है वो स्टैंडर्डाइज होती है, और वो कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। राइट, 1 सेंटीमीटर। तो सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्डाइज्ड है। और जो ग्रूव हम कट करते हैं उस ग्रूव की जो डायमेंशन होती है, जो खाली जगह बच जाती है हमारे सॉइल में, कैसे ग्रांटेज टाइप 2 से जब हम ग्रूव कट करते हैं, ग्रूव कट करने के बाद जो ये खाली जगह बच जाती है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है। कितनी, अप्रोक्सीमेटली 12 mm या 0.5 इंच। राइट, उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है 12 mm या 13 mm कह देते हैं कि कुछ जगह पर 12 mm है, कुछ जगह पर 13 mm है। तो वो आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में 12 mm भी दे दे तब भी आप सही टिक कर देना, 13 mm दे दे तब भी कर देना, क्योंकि कुछ जगह पर 12 mm है, कुछ जगह पर 13 mm है। ठीक है, तो 13 mm ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंच, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि कितना डिस्टेंस होता है जिससे जो ग्रूव है वो क्लोज होती है। दैट डिस्टेंस इज 13 mm और अप्रोक्स 0.5 इंच। ठीक है, ग्रूव इज कट, जो ग्रूव कट की जाती है दैट इज ऑफ, जो बीच में जो खाली जगह बचती है दैट इज 13 mm और अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंच। इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो हाइट है दैट इज 1 सेंटीमीटर, जो इम्पैक्ट की मैंने आपको हाइट बताई है वो भी वैसे आपको याद होनी चाहिए, कुछ मुश्किल है भी नहीं, 1 सेंटीमीटर ही है, पर फिर भी वो इतना पूछा नहीं जाता। ये पर पूछ लिया जाता है कि कितना वो ग्रूव का डायमेंशन है जो हम कट करते हैं, दैट इज 13 mm, या कुछ जगह पर जैसे मैंने आपको बताया 12 mm भी लिखा जाता है, या अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंच। इंच में भी आपको याद होना चाहिए और mm में भी आपको याद होना चाहिए। अब वाटर कंटेंट और जो नंबर ऑफ ब्लोज कॉरस्पॉन्डिंग हमने नंबर ऑफ रीडिंग्स नोट कर ली, उसका हम क्या करते हैं ये मैं अब आपको बताता हूं। अब जो हमने वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज जो हमने काउंट कर लिए थे उस वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, उनका हम इस्तेमाल करके एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, उस ग्राफ पे हम एक लाइन बनाते हैं, तो उस लाइन को हम कहते हैं फ्लो कर्व। ठीक है, ये एक्चुअली एक लाइन होती है, फ्लो कर्व, इट इज अ ग्राफ बिटवीन वाटर कंटेंट एंड लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बताया था, वाटर कंटेंट और अब जो हमने वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज काउंट किए हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं फ्लो कर्व बनाने के लिए। ये फ्लो कर्व क्या होती है, फ्लो कर्व ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन वाटर कंटेंट एंड लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज। ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज, इसके बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फ्लो कर्व। तो अब सवाल आता है कि हमने यहां पर जो हमने वाटर कंटेंट एक तो नोट किया था, दूसरा हमने नंबर ऑफ ब्लोज काउंट किए थे, तो यहां पर हमने लॉग नंबर ऑफ ब्लोज क्यों लिए हैं। एक और जगह पर हमने वाई एक्सिस को अरिथमेटिक स्केल पे लिया था और एक्स एक्सिस को लॉग स्केल में लिया था। कहां पर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। वहां हमारा एम क्या था, वहां हमारा एम ये था कि जो इतनी वेरिएशन है उसको हम अपने पेपर पे प्लॉट कर सकें, लॉग लेके जो इतनी वेरिएशन थी वो एक पेपर पे आ गई थी, वहां हमारा ये एम था। पर यहां क्या एम है, लॉग लेने का।
यहाँ कुछ डिफरेंट एम है हमारा। यहाँ हमारा ये एम है कि कुछ मान लीजिए कुछ कर्व सा प्लॉट हो रहा होगा बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज, पर जब हमने लॉग नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ एक्स एक्सिस में लिया है, वाई एक्सिस पे तो वाटर कंटेंट ही है, पर जब हमने एक्स एक्सिस पे लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज ले लिया तो वाटर कंटेंट एंड लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज में एक स्ट्रेट लाइन आ गई। और स्ट्रेट लाइन को आपको पता है कि एनालाइज करना बहुत ही आसान होता है इन कंपैरिजन टू कोई और कर्व ही बन जाए, ठीक है। तो ताकि एक स्ट्रेट लाइन आ पाए, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम लॉग में नंबर ऑफ ब्लोज को लेके एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है बिटवीन वाटर कंटेंट एंड लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज। इसीलिए हम या इस जो फ्लो कर्व है उसको एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ये क्या है, ये भी एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट किया हुआ हमने, ठीक है। सेमी लॉग मतलब एक एक्सिस जो है वो लॉग स्केल में है और दूसरा अरिथमेटिक स्केल में है, यही होता है सेमी लॉग ग्राफ पेपर। तो इसलिए हमने सेमी लॉग ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया ताकि एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल पाए। ज्यादातर जो सेमी लॉग या लॉग लॉग ग्राफ पेपर में हम अपने प्लॉट को करते हैं उसका यही मकसद होता है ज्यादातर, क्या, या तो इतनी वेरिएशन इतनी पे आ जाए या एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाए। यही हमारे दो मेन एम होते हैं जिसके लिए हम लॉग जो ग्राफ है हमारा वो लॉग स्केल में प्लॉट करके उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि वाटर करंट और लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज में हम अपना प्लॉट करते हैं और जो उससे एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है उसको हम कहते हैं फ्लो कर्व। अब ये थोड़ी हैरानी वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा ही होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है और टेक्निकल टर्म्स, जिन्होंने भी ये टेक्निकल टर्म्स बनाया है उन्होंने ऐसे बनाए हैं अभी, अब वो ऐसे ही चलती आ रही है कि एक आती तो स्ट्रेट लाइन है पर इसको हम फ्लो कर्व का नाम देते हैं। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में जब आप स्ट्रीम लाइन को पढ़ते हो वो एक लाइन थोड़ी ना होती है, वो एक कर्व होती है, एक इमेजिनरी कर्व होती है, ठीक है, पर हम उसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन है। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है और हम इसको क्या कर्व रहे हैं, फ्लो कर्व। बट ये टेक्निकल कुछ टर्म्स हैं जो जिन्होंने इन टर्म्स को कॉइन किया और इन कंसेप्ट्स को दिया उन्होंने ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करी और वो ये चलती आ रही है, ठीक है। तो अब आप इसको में साफ साफ देख पा रहे होंगे कि वाटर कंटेंट जब कम है तो लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा है, तो नंबर ऑफ ब्लोज भी ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे अगर लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा है, राइट। तो ऐसा क्यों है कि वाटर कंटेंट कम, नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा लग पा रहे हैं। और वही दूसरी साइड पे अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो कम ब्लोज पे ही जो हमारी ग्रूव है वो क्लोज हो जा रही है। इसका क्या मतलब, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या बना, आप इसके मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब वाटर कंटेंट कम है तो उसका मतलब क्या होगा, वाटर कंटेंट कम है तो हमारा जो सॉइल है वो हार्ड सा होगा, ठीक है, अपनी ड्राई स्टेट में हार्ड होगा। तो अगर हमारा जो सॉइल है वो हार्ड होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पड़ेंगे उतने ही डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए। डिस्टेंस स्टैंडर्डाइज्ड है 13 mm और अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंच, वो तो स्टैंडर्डाइज्ड है। अब सॉइल क्योंकि मेरा हार्ड है क्योंकि मैंने पानी कम डाला है, तो जैसे आपको याद होगा कि जैसे पानी कम होता है तो पहले सॉलिड होता है, फिर सेमी सॉलिड, फिर प्लास्टिक, फिर लिक्विड, राइट। तो अगर पानी मैंने कम डाला है तो वो हार्ड सा सॉइल होगा। अगर हार्ड सा सॉइल है तो उतनी ही डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए मुझे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पड़ेंगे, ज्यादा बार सॉइल को जो मेरी ब्रास कप है उसको उठाकर गिराना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा इंपैक्ट लगाने पड़ेंगे। सेम डिस्टेंस जो मैंने ग्रूव बनाई है ना अपने कैसे ग्राइंडर टाइप टूल से, वो जो ग्रूव बनाई है उसको क्लोज करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज। क्यों, हार्ड है ना, हार्ड है, आसानी से क्लोज ही नहीं हो रही वो ग्रूव, तो आसानी से क्लोज नहीं हो रही, ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पड़ रहे हैं मुझको, हैंडल ज्यादा बार घुमाना पड़ रहा है, तो ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज, ज्यादा बारी वो नीचे गिर रही है तो ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज आ रहे हैं, राइट। तो वाटर करंट कम है तो नंबर ऑफ ब्लोज इसलिए ज्यादा आएंगे, कम वाटर करंट ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज, कम वाटर करंट ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है। इसलिए ऐसा बना नेगेटिव स्लोप के साथ ये जो मेरा कर्व है वो ऐसे बन रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो कि वाटर कंटेंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ ब्लोज कम लग रहे हैं। अब ऐसा क्यों, वाटर कंटेंट ज्यादा है तो हमारा जो सॉइल है वो थोड़ा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट सॉइल है तो इतने ही डिस्टेंस को मैंने क्लोज करना है, इतने ही डिस्टेंस, वो स्टैंडर्डाइज्ड है 13 mm, इतने ही डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए
मुझे कम नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पड़ेंगे। सॉफ्ट सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल आसानी से फ्लो कर जाएगा। जैसे जैसे मैं इम्पैक्ट देता रहूंगा अपने ब्रश कप को, जब आसानी से फ्लो करने लग जाएगा तो कम नंबर ऑफ ब्लोज पे भी जो मैंने 13 mm का ग्रूव बनाया था वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप देख पा रहे हो कि अगर वाटर कंटेंट कम है तो नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा लग रहे हैं, और जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ ब्लोज कम लग रहे हैं उस ग्रूव को क्लोज करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है एक इंडेक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। वो पूछा जाता है कौन सा? फ्लो इंडेक्स। फ्लो कर्व का जो इंडेक्स है दैट इज फ्लो इंडेक्स। ठीक है, फ्लो इंडेक्स, जिसको हम IF से रिप्रेजेंट करते हैं। IF, ये IF होता क्या? दिस इज स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। जो हमने ये ग्राफ बनाया ना, ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, इस पे इसकी जो स्लोप होगी उसको हम कहते हैं फ्लो इंडेक्स। इंडेक्स इन जनरली, इंडेक्स का ये मतलब होता है कि किसी चीज को जो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम एक पैरामीटर डिनोट कर रहे हैं, उसको हम इंडेक्स कह देते हैं। तो फ्लो कर्व में इसके स्लोप को जो हम डिनोट कर रहे हैं तो उसके हम फ्लो इंडेक्स कह रहे हैं, राइट। IF ये क्या है? दिस इज स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। हम काफी सारे इंडेक्स पढ़ेंगे, ये उनमें से पहला पढ़ रहे हैं, फ्लो इंडेक्स, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, राइट। ये है मेरा फ्लो इंडेक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? सिंपली इसकी स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होती है? वाई एक्सिस पे जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस और कॉरस्पॉन्डिंग उनके जो मेरे एक्स एक्सिस पे हैं उनका डिफरेंस। ठीक है, तो मान लीजिए मैं W1 और W2 को ले लेता हूं। अब किसी को भी ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन है ये तो W1 और W2 को मैं ले लेता हूं फिलहाल। ठीक है, तो W1 माइनस W2 और कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे लेने हैं। W1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? लॉग ऑफ n1 माइनस W2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? इधर देखिए, लॉग ऑफ n2 n1 जो W1 के कॉरस्पॉन्डिंग है नंबर ऑफ ब्लोज, और n2 जो W2 वाटर गन के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज मेरे लगे ग्रूव को क्लोज करने के लिए। ठीक है, अब ये आगे मेरी फ्लो इंडेक्स। अब अगर आप इसमें ध्यान दें तो जो मैंने डिनोमिनेटर में लिया है लॉग ऑफ n1 माइनस लॉग ऑफ n2, लॉग ऑफ n1 माइनस लॉग ऑफ n2, लॉग ऑफ n1 ज्यादा है, लॉग ऑफ n2 कम है, फिर ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, बड़ा माइनस छोटा ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। पर अगर आप ऊपर न्यूमरेटर पे ध्यान दें तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है? W1 माइनस W2, यहाँ पर W1 कम है और W2 ज्यादा है, तो कम माइनस ज्यादा वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव आ गया और न्यूमरेटर में नेगेटिव आ गया, तो ओवरऑल इस फ्लो इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो ताकि हम नेगेटिव को भूल के सीधा अपने कंसेप्ट पे ध्यान दें, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमने ये स्लोप निकाली है ना, जिसको हम फ्लो इंडेक्स कह रहे हैं, इसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, क्योंकि ये तो हमें समझ आ ही गया है कि जब हम इसकी स्लोप को निकालेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगी। तो जब हमें डिफरेंट सॉल्व्स को कंपेयर करना है बेस्ड ऑन द फ्लो इंडेक्स, तो बारी बारी नेगेटिव लिखते रहें उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो सीधा मैग्नीट्यूड लेके उसका मैग्नीट्यूड ले लो, आप उसका मॉड ले लो और फिर उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते रहो आप अलग अलग सॉइल्स की, एक का 3 है, एक का 4 है, एक का 1 है, जितना भी है। ठीक है, अब सीधे उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करके सॉइल के बारे में जजमेंट पास करो कि ये सॉइल दूसरे सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू कैसा है। ठीक है, तो बारी बारी नेगेटिव माइनस माइनस लिखते रहे। तो जनरेट को खत्म करने के लिए हम सीधा यहाँ पे मॉड ले लेते हैं, मॉड। तो अगर हम मॉड ले रहे हैं तो वो वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है उसके सामने हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, राइट। और जो पॉजिटिव आ रही है वो तो पॉजिटिव आ ही रही है, तो ओवरऑल हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती होती है। ठीक है ना, ये बेसिक मैथ्स का आपको पता है पार्ट है। तो यहाँ पर W1 माइनस W2 ये नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, क्योंकि W1 कम था और W2 ज्यादा था, तो W1 माइनस W2 नेगेटिव आ रहा था। तो इसके सामने अगर हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो जो W1 है उसके सामने नेगेटिव आ जाएगा और W2 के सामने पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथ्स। तो ये क्या बन जाएगा? W2 माइनस W1 बाय
log of n1 माइनस log of n2, राइट। अब मुझे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि W2 माइनस W1 ये पॉजिटिव होगा, और log ऑफ n1 माइनस log ऑफ n2, log ऑफ n1 माइनस log ऑफ n2 ये भी पॉजिटिव होगा। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी मेरी निकल के आ गई, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि लॉग के जो बेसिक रूल्स हैं उनको अगर हम इस्तेमाल करें तो ये मेरे पास W2 माइनस W1 बाय log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b, राइट। सिंपल लॉग के रूल्स है ये, तो आप मैथ्स में पढ़ते हो, तो उसका मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। log a माइनस log b इक्वल टू log a बाय b, सो log n1 बाय n2। ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया फ्लो इंडेक्स। दिस इज माई फ्लो इंडेक्स IF। इस रिलेशन को आपको डायरेक्टली याद रखना है कि IF क्या होगा, चाहे आप ऐसे ना याद रखें कि W2 माइनस W1 डिवाइड बाय log ऑफ n1 बाय n2, ऐसे याद करने का आपको कोई जरूरत नहीं है कि 2 पहले आएगा -1 आएगा। ऐसे याद करने के बजाय आप इसको सीधे ऐसे याद कीजिए कि दो वाटर करंट मेरे को ले लेने हैं, ठीक है, उनके बीच मेरे को डिफरेंस लेना है, ठीक है। उनके जो बीच में डिफरेंस लूंगा उसको मैं रख दूंगा ऊपर न्यूमरेटर में, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मुझको जो नंबर ऑफ ब्लोज है उनकी रेशियो लेनी है इन लॉग, ठीक है। log ऑफ n1 बाय n2 लेना है। लॉग मान लीजिए एक मेरा वाटर कंटेंट है लेट्स से 30% और दूसरा 35%, ठीक है। तो 30% के कॉरस्पॉन्डिंग तो ऑफ कोर्स ज्यादा ही नंबर ऑफ ब्लोज आएंगे, 35 के कॉरस्पॉन्डिंग कम आएंगे नंबर ऑफ ब्लोज। तो आप सीधा 35 माइनस 30 कर लीजिए, डिवाइड बाय कर लीजिए log ऑफ जो बड़े वाले ब्लोज हैं उसको ऊपर लीजिए, डिवाइड बाय जो छोटे वाले नंबर ऑफ ब्लोज हैं उसको ले लीजिए, राइट। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अभी यहां पर तो जगह बच नहीं रही है, पर आपको ये डेरिवेशन तो समझ आ गई होगी कि मैंने कैसे फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा है। सिंपल ही है, सिंपल मैथ से लिखा है ये मैंने, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आपको पेपर में किस चीज का ध्यान रखना है, आप सीधा क्या देख लेंगे, उस चीज को समझाने के लिए मैं इस चीज को रब करके फिर आपको समझाता हूँ। तो इसका एग्जांपल देखने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये प्योरली थ्योरेटिकल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि पेपर में डायरेक्ट हमको कैसे अपना दिमाग लगाना है अगर हमको वैल्यूज दी होंगी तो मान लीजिए एक साइड मेरे पास वाटर कंटेंट है और दूसरी साइड ग्राफ अगर मेरे को नहीं दिया, सीधी मेरे को वैल्यूज दी हुई है, तो एक साइड वाटर कंटेंट और दूसरी साइड नंबर ऑफ ब्लूज है मेरे पास, ठीक है। तो वाटर कंटेंट मान लीजिए पहला मेरा 30% है, 30% है पहले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज वो भी मान लीजिए 30, ठीक है। अपनी तरफ से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो अब मैं क्या करता हूं, अब वाटर कंटेंट को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 35% कर दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज कम होने चाहिए। वाटर कंटेंट को मैंने बढ़ाया तो नंबर ऑफ ब्लोज कम होने चाहिए, कम लेट्स से मैं 20 ले लेता हूं, ठीक है। पहले 30 लिया था तो अब 30 से कुछ कम लेना है, 20 ले लेता हूं मैं, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लोज लेट्स से 20 आ गए, वाटर कंटेंट को 30 से 35 करने पे नंबर ऑफ ब्लोज 30 से 20 रह गए। अब सीधा करो, फ्लो इंडेक्स कैलकुलेट करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाय log ऑफ बड़े वाला कौन सा इनमें से, नंबर ऑफ ब्लोज, बड़े वाला कौन सा 30 डिवाइडेड बाय छोटे वाला कौन सा 20, log ऑफ 30 बाय 20, ये आ जाएगा आपका फ्लो इंडेक्स। सीधा वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थ्योरेटिकल अपनी तरफ से ये मैंने वैल्यूज ली है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कि पेपर में अगर आपको वैल्यू सीधी दी जाए तो आपको कैसे 1 मिनट में जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे आपको एग्जांपल लेके बताया, तो ऐसे हम जल्दी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब एक चीज आपने अगर नोट की हो कि मैंने यहां पर वाटर कंटेंट की जो वैल्यू है वो इन परसेंटेज लिखी है, राइट। जब हम फ्लो इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं ना, तब हम वाटर कंटेंट को एब्सोल्यूट टर्म में ना लिखकर एज ए परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फ्लो इंडेक्स में व्हेनेवर वाटर कंटेंट इज पुट, ठीक है, फ्लो इंडेक्स जब भी कैलकुलेट करने के लिए हम वाटर कंटेंट को पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में, तो वो
एज ए परसेंटेज पुट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 0.35 माइनस 0.3 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्लो इंडेक्स जहां पर भी लिखा जाता है, अगर आपको कहीं पर रीड करना हो तो वो ऐसे ही कैलकुलेट किया होगा, वाटर कंटेंट को रखा हुआ परसेंटेज में, और नीचे आपको बताइए कि नीचे तो लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज ही लेने होते हैं, राइट। तो अब ये इस टॉपिक में से कुछ थ्योरेटिकल और कुछ कंसेप्चुअल सी चीजें पूछी जाती हैं जो एक्चुअल में नहीं है। वो थ्योरेटिकल उनको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्या कि अगर रबर बेस को मेटल बेस से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, राइट। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड है। एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं, एक्चुअल में तो हम रबर बेस के ऊपर ही अपने एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए फिर क्या होगा, ये एक प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि आपने कितना टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो उसको अब हम करते हैं कि फिर क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर जो हमारा बेस है रबर बेस, उसको मेटल बेस से रिप्लेस कर दें तो हमारी फ्लो कर्व कैसी बनेगी। पर उससे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो हमारा फ्लो इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, राइट। फ्लो इंडेक्स हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ लॉस इन shear स्ट्रेंथ को विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। मतलब ये कि सेम इंक्रीज इन वाटर कंटेंट हमने कर दिया। ठीक है, अब सेम इंक्रीज, 2 सॉइल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक से ज्यादा सॉइल की बात कर रहा हूं, मान लीजिए 2 सॉइल की बात कर रहा हूं। सेम इंक्रीज इन वाटर कंटेंट मैंने कर दिया। अब वो सॉइल जिसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा है, राइट, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व जिसको हम फ्लो इंडेक्स कह के आए हैं, वो जिसकी ज्यादा है ना, उसका शीयर स्ट्रेंथ को लूज करने का रेट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट सॉइल जिसका फ्लो इंडेक्स कम है। मतलब फ्लो इंडेक्स बढ़ जाने से रेट ऑफ लॉस इन शीयर स्ट्रेंथ वो बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। सेम इंक्रीज वाटर कंटेंट में हम करें तो वो सॉइल जिसकी स्लोप ज्यादा फ्लो कर्व की, उसका रेट ऑफ लॉस इन शीयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा अगर रबर बेस को मेटल बेस से रिप्लेस कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, ये मेरा एक फ्लो कर्व मैं इसको बना रहा हूं, राइट। यहां पर मेरा इस साइड वाटर कंटेंट होगा और यहां पर लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज होंगे मेरे, राइट। तो पहले तो रबर बेस से जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करता हूं मैंने किया, तो मेरे पास कुछ ऐसी कर्व मेरे को देखने को मिली। अब क्या हो कि इस बेस को मैं रिप्लेस कर दूं मेटल बेस से। अगर मैंने मेटल बेस से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, तो ये होगा कि सेम वाटर कंटेंट पर जो मैं रबर बेस पे कर रहा था, सेम वाटर कंटेंट पे, क्योंकि मेटल हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू रबर, तो सेम वाटर कंटेंट पे जो मैंने ग्रूव कट की है वो जल्दी क्लोज हो जाएगी, कम नंबर ऑफ ब्लोज पे ही वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अब्रप्टली क्लोज होने लग जाएगी सेम वाटर कंटेंट पर ही। तो अब्रप्टली जो चीज होने लग जाए, राइट, रेट, ये अब्रप्टली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जल्दी हो रहा है। तो ये अब्रप्टली अगर हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो और वो भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में, तो वो हम कैसे करते हैं, वो ऑफ कोर्स स्लोप से करते हैं। मान लीजिए वाटर कंटेंट जो भी था रबर बेस के केस में हमने मेटल बेस से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, अब्रप्टली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब वाटर कंटेंट कुछ डिफरेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज रबर बेस में जो भी आ रहे थे, पर अब मैंने मेटल बेस से उसको रिप्लेस कर दिया। मेटल बेस से रिप्लेस कर दिया तो इंपैक्ट, उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा तो जल्दी क्लोज हो जाएगी। तो उसको ग्राफ के फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे, ऑफ कोर्स जो स्लोप है उससे। तो स्लोप से अगर मैंने शो किया तो वो कुछ ऐसी बन जाएगी, एक स्टीप स्लोप बनेगी। उससे क्या होगा कि सेम, अब देख लीजिए उसी चीज को कि सेम वाटर कंटेंट पे, ये वाटर कंटेंट है, इस पे नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा लग रहे हैं। अगर मैंने रबर बेस लिया, दिस स्टैंड्स फॉर रबर बेस, ब्लू वाला, राइट, रेड वाला मेटल बेस है,
दिस इज मेटल बेस। तो इस वाटर कंटेंट पे, रबर बेस पे तो इतने ब्लोज लग रहे हैं, पर मेटल बेस पे कम ब्लोज पे ही ये क्लोज हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेटल हार्ड होता है। मेटल हार्ड होता है तो ब्लोज, जो ब्लोज पड़ रहे हैं उनका असर ज्यादा होगा सॉइल को क्लोज करने में। इसीलिए मेटल बेस के केस में कम ब्लोज पे वो क्लोज हो जाएगा, और कम ब्लोज को अगर ग्राफिकली मुझको जस्टिफाई करना है तो उसकी जो स्लोप है उसको बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो अगर मैं इस चीज को लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा दैट फ्लो इंडेक्स, स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी? फ्लो इंडेक्स को। तो फ्लो इंडेक्स, अगर मेरा मेटल बेस हुआ, फ्लो इंडेक्स इन इफ मेटल बेस इज यूज्ड, तो वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अगर मैं रबर बेस लूं तो, राइट, रबर बेस। और यही अगर मैं सॉफ्ट रबर ले लूं तो इससे भी कम हो जाएगा जो रबर बेस है। और वही अगर मैं हार्ड मेटल बेस ले लूं तो जो मेटल बेस है उससे भी फ्लो इंडेक्स बढ़ जाएगा। मतलब ये है कि सरफेस जितना हार्ड होता रहेगा उतना मेरा फ्लो इंडेक्स बढ़ता रहेगा, राइट। अब एक और कंसेप्ट इसमें बाकी है, वो करके हम अपनी क्लास को क्लोज करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं, दैट इज दैट हायर इज द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स फॉर ए पर्टिकुलर सॉइल। कि अगर हमारे पास कोई एक सॉइल है जिसकी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा? लोअर विल बी इट्स shear स्ट्रेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम वाटर कंटेंट। मतलब अगर मेरे पास दो सॉइल हो, राइट, उनका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफिकल फॉर्म में ही आपको मैं समझाता हूं। दो मेरे पास सॉइल हो, एक की कुछ ऐसी स्लोप है मेरी, राइट, ये थोड़ा फ्लैट सा है, और दूसरा इसके कंपैरेटिवली एक स्टीप स्लोप वाला मेरा सॉइल है, राइट। ये फ्लैट सा, ये स्टीप है। इसकी स्लोप, जो ये ब्लू वाला मैंने बनाया है, इसकी स्लोप ज्यादा है, ब्लैक वाले की कम है स्लोप, राइट। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जिसकी स्लोप ज्यादा है, मतलब हायर इज द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स मतलब स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स पता है कि वाटर कंटेंट है इन परसेंटेज, एंड हियर इट इज लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोस, राइट, ये तो आपको पता ही है। तो इस फ्लो कर्व में हायर इज द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स, मतलब जिसकी स्लोप, फ्लो कर्व की स्लोप, उसी को तो हम फ्लो इंडेक्स कह रहे हैं। फ्लो कर्व की स्लोप जिसकी ज्यादा है उसका लोअर विल बी इट्स shear स्ट्रेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम वाटर कंटेंट। अब यहां पे हमने अपने ग्राफ में कहीं पे shear स्ट्रेंथ को तो प्लॉट किया नहीं है, तो shear स्ट्रेंथ का पता कैसे लगाएं? वाटर कंटेंट का तो पता है, दूसरी साइड पे हमने नंबर ऑफ ब्लोज का जिक्र किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज प्लॉट किया है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सॉइल है जिसकी shear स्ट्रेंथ कम है, कम क्यों होगी? क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट है। सॉफ्ट है तो वो जब हम ब्लोज उस पर लगाएंगे तो जल्दी क्लोज हो जाएगा। हार्ड हुआ, shear स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? कोई हार्ड सा सॉइल हो, अगर कोई हार्ड सा सॉइल है उसकी वही ग्रूव क्लोज करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगेंगी। तो मतलब अगर ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लग रही हैं तो हार्ड सॉइल है, shear स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है, और कम नंबर ऑफ ब्लोज लग रही हैं तो मतलब shear स्ट्रेंथ उसकी कम है क्योंकि सॉफ्ट सॉइल है वो मेरा, राइट। तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा मेरा स्टीप्स है, राइट। इसको मैं कह देता हूं, लेट्स से दिस इज सॉइल 1, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं सॉइल 2, राइट। तो अगर आप अच्छी तरह देख पा रहे हो तो जो सेकंड वाला सॉइल है उसकी जो फ्लो इंडेक्स है, क्योंकि ये ज्यादा स्टीप है, राइट, सॉइल 2, तो इसकी जो फ्लो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, राइट। IF2 विल बी मोर देन IF1। IF मतलब स्लोप को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्लो इंडेक्स, तो स्लोप जो है वो सॉइल 2 की ज्यादा है, तो फ्लो इंडेक्स भी सॉइल 2 का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सॉइल 1, ठीक है। तो अगर मैं सेम वाटर कंटेंट पे देखूं
सेम वाटर कंटेंट, राइट। विद रेड मार्कर आई शुड ड्रॉ दिस। अगर मैं सेम वाटर कंटेंट पे देखूं तो इसमें सॉइल 1 में मुझको ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं इन कंपैरिजन टू सॉइल 2। सॉइल 2 पे आप देख पा रहे हो आप इसमें सेम वाटर कंटेंट मैंने ले लिया, सेम वाटर कंटेंट। सॉइल 1 पे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं, सॉइल 2 पे कम नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं। क्यों? सॉइल 2 की स्लोप ज्यादा मेरे पास। तो जिस सॉइल की स्लोप ज्यादा होगी, फ्लो कर्व की मतलब फ्लो इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम वाटर कंटेंट कम नंबर ऑफ ब्लोज पे ही ग्रूव क्लोज हो जाएगी, क्योंकि उसकी shear स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि फ्लो इंडेक्स जितना ज्यादा उतनी सेम वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग shear स्ट्रेंथ कम होगी, लेस देन shear स्ट्रेंथ ऑफ 1, राइट। ऐसा यहां पे shear स्ट्रेंथ मैं पूरा ही लिख देता हूं, shear स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो shear स्ट्रेंथ, राइट, shear strength of soil 2, shear strength of soil 2, right, of soil 2, this will be less than shear strength of soil 1, राइट। ये बात आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में जो लिक्विड लिमिट को डिटरमिन करने का मेन तरीका है वो तो हमने देख लिया। अगले लेक्चर में हम लिक्विड लिमिट को डिटरमिन करने के कुछ और हम तरीके देखेंगे। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर वो करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन उनमें से भी आ सकता है। ठीक है, ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन आता है पर उनमें से भी आ सकता है, तो उनको भी हम कवर करेंगे, राइट। वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, राइट। इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, राइट। अगले लेक्चर में हम और लिक्विड लिमिट के टॉपिक को आगे लेके जाते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।